नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुकी हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। डेनियल मेदवेदेव ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। आईसीसी ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और महिला में आयरलैंड की एमिया रिचर्डसन को अगस्त महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में श्रीलंका को हराकर श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बनाई। और हॉकी इंडिया का आज से सीनियर महिला राष्ट्रीय कोचिंग शिविर शुरू। और सबसे पहले बात करते हैं ग्रैंड स्लैम की। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। फाइनल में उन्होंने शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। सुनते हैं हमारी सहयोगी नईम की ये रिपोर्ट। साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब रूस के डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया है। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। फाइनल में उन्होंने शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर एक कैलेंडर वर्ष में सभी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने और 21 प्रमुख टूर्नामेंट जीतने का जोकोविच का सपना भी तोड़ दिया। जोकोविच इस साल के 3 ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत चुके हैं। अगर वो यूएस ओपन को भी जीतते तो ऑस्ट्रेलिया के रॉड लेवर की बराबरी कर लेते। लेवर ने 1969 और 1962 में भी कैलेंडर स्लैम बनाया था। महिला खिलाड़ियों में आखिरी बार ये उपलब्धि जर्मनी की स्टेफी ग्राफ ने 1988 में हासिल की थी। जोकोविच के पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का मौका था, पर मेदवेदेव से हार के बाद वो राफेल नडाल और रोजर फेडरर से आगे नहीं निकल पाए। अभी वो स्पेन के राफेल नडाल और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के साथ बराबरी पर हैं। तीनों के नाम 20-20 ग्रैंड स्लैम हैं। जोकोविच 3 बार यूएस ओपन चैंपियन रह चुके हैं। जोकोविच को सबसे ज्यादा सफलता ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिली है। उन्होंने अब तक 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। विंबलडन में वो 6 बार और यूएस ओपन में 3 बार चैंपियन बने हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ उत्तरा, सबकी नजरें जो हैं वो थी, अगर हम देखें तो नोवाक जोकोविच के ऊपर, लेकिन मेदवेदेव ने भी कुछ कम कमाल नहीं किया और अपना ग्रैंड स्लैम जो है वो अपने नाम कर लिया। बिल्कुल, और इसी से आपको ये समझ आता है कि चाहे कोई कितना भी डोमिनेटिंग हो, जो रॉड लेवर का जो अचीवमेंट है वो कितना बड़ा है, क्योंकि जब तक आखिरी ग्रैंड स्लैम आता है तब तक खिलाड़ी इतना थक चुके होते हैं अलग अलग सरफेसेस पे खेल के, टूर्नामेंट्स में खेल के, पूरा साल खेलने के बाद, कि उसको सस्टेन कर पाना आसान नहीं होता है। और जोकोविच का जिस तरह का पूरा फॉर्म रहा है इस साल का, अगर हम साल की शुरुआत से देखें तो उनसे ज्यादा डोमिनेटिंग पूरे सीजन में शायद पिछले कुछ सालों में हमने नहीं देखा है। जब फेडरर या नडाल अपने पीक पे थे तो जरूर हमने देखा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उस तरह से पूरा साल, पूरा सीजन डोमिनेट करना टूर पे हमने किसी को नहीं देखा है। इसीलिए उनसे इतनी उम्मीदें थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। ये आपको बताता है कि कितना मुश्किल है अपने आप को सस्टेन करना उस लेवल पे, खास करके एक ओलंपिक ईयर में, क्योंकि बहुत से बड़े खिलाड़ियों ने टोक्यो में शिरकत नहीं की थी और वहां पे भी जोकोविच ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो वहां भी नहीं जीत पाए। तो शायद कहीं ना कहीं जो शरीर है उनका, उसने वहीं पे इंडिकेशंस दे दिए थे कि अब वो थकने लगा है इस सीजन के लिए और उनको रेस्ट की जरूरत है। बट उससे ज्यादा मुझे लगता है कि जब, क्योंकि हमने ओलंपिक्स की बात की कि साल में ओलंपिक्स भी हुए हैं, तो शायद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसीलिए शायद स्टेफी ग्राफ को इतना बड़ा माना जाता है, क्योंकि जिस साल उन्होंने अपना कैरियर, अपना कैलेंडर स्लैम कंप्लीट किया, उस साल उन्होंने ओलंपिक्स भी जीते थे। तो ओलंपिक्स जीत के 4 ग्रैंड स्लैम जीत जाना, वो आज तक कोई नहीं कर पाया है उनके बाद। और रॉड लेवर का भी कैलेंडर स्लैम जरूर है, लेकिन उसमें जो ओलंपिक्स आ जाता है बीच में, तो शायद स्टेफी ग्राफ की ग्रेटनेस इसी चीज की वजह से है कि वो अपने आप को पूरा सीजन ओलंपिक्स को इंक्लूड करके सस्टेन कर पाई है।
बिल्कुल, अगर हम देखें तो ये एक बहुत मुश्किल काम होता है कि चारों ग्रैंड स्लैम भी आप जीतें, ओलंपिक में भी आप चैंपियन बन जाएं। तो वास्तव में चैंपियन वही होता है, लेकिन जब भी जोकोविच कोर्ट में उतरते हैं तो एक नया इतिहास रचते हैं, चाहे वो नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ फाइनल्स खेलने की बात करें या किसी भी उसमें, तो कुछ ना कुछ इतिहास जरूर रचा जाता है। और एक बेहतर कुछ लोग उनके जो फैंस हैं वो सिर्फ टेनिस को नहीं बल्कि शायद जोकोविच को देखने के लिए आते हैं उस कोर्ट में। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो चीज हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि उस लेवल पे आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम सेरेना विलियम्स को देखें तो वो अपने उस रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक ग्रैंड स्लैम के लिए पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रही हैं कि वो हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम विनिंग प्लेयर बन जाएं विमेंस में, लेकिन वो नहीं कर पा रही हैं। वो लगातार उसके करीब आती हैं, फाइनल तक भी पहुंचती हैं, लेकिन जीत नहीं पाती हैं। तो और सेरेना विलियम्स बहुत बड़ी प्लेयर हैं, तो ये प्रेशर की ही बात होती है। और जोकोविच ने कहा भी है कि जब वो फाइनल खत्म हुआ, कल रात का जो मैच खत्म हुआ, तो उन्होंने ये कहा भी कि उनसे जब पूछा गया कि उनकी फीलिंग क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि आई एम ग्लैड इट्स ओवर, क्योंकि उनको भी ये समझ आ रहा था कि अब रेस्ट की जरूरत है उनके शरीर को। और मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा होता है उसको सस्टेन करने का। हम लोगों को लगता है कि इतने सालों से खेल रहे हैं, इतने लेवल के प्लेयर हैं, बड़े लेवल के, तो उनको क्या फर्क पड़ता है प्रेशर का, उनको आदत हो गई है। वो आदत अलग चीज होती है खेलने की, लेकिन उस लेवल पे जब आपको लगातार हर वक्त ये बताया जाता रहे कि अगर ये टाइटल जीत गए तो आप मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम वाले हो जाएंगे, एक रिकॉर्ड आपका इंतजार कर रहा है। तो जैसा हमने सेरेना के साथ देखा, मैं चाहती हूं कि वो ना हो जोकोविच के साथ, लेकिन ये होना बहुत पॉसिबल है कि अब वो जिस भी ग्रैंड स्लैम में उतरेंगे, जो साल के 4 होते हैं, हर ग्रैंड स्लैम से पहले यही कहा जाएगा कि अगर ये जोकोविच जीत गया तो वो फेडरर और नडाल से आगे बढ़ जाएंगे। और वो चीज भुला पाना या उसको इग्नोर कर पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, उस प्रेशर को। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि वंस चैंपियन ऑलवेज अ चैंपियन वाली बात हो जाती है, क्योंकि लोग उससे कम उनके फैंस कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो उतना दबाव जो है उस खिलाड़ी के ऊपर निश्चित तौर पर होता है। तो ये तो बात थी यूएस ओपन की, जिसमें एक बड़ा उलटफेर भी हुआ जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जब भी जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि जोकोविच जब भी आते हैं कोर्ट पे तो वो सारा फोकस जो है, अगर हम देखें तो, अगर हम इस स्टोरी की बात करें कि जो हम कई दिनों से जो फाइनल्स की भी जब बात हो रही, तो ज्यादातर लोगों ने जोकोविच को फोकस किया, उनके रिकॉर्ड्स, उनकी सारी चीजें, लेकिन अल्टीमेटली वो दिन जैसे कहते हैं कि इट वाज नॉट हिज डे, मेदवेदेव ने जो है बाजी जो है पलट दी। और ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि लगातार हम ये लोग बात करते आ रहे हैं कि जब बिग 3 चले जाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में कौन है जो उनको रिप्लेस कर पाएगा। और लगातार उनमें जो नाम आते हैं, चाहे वो ज़वेरेव हो या सित्सिपास हो या टीम हो, उनमें एक नाम मेदवेदेव का भी रहा है। और इस जीत के साथ मेदवेदेव ने ये जरूर प्रूव कर दिया है कि जो अगली जनरेशन आएगी, जो अगली खेप आएगी ग्रैंड स्लैम विनर्स की या चैंपियंस की वर्ल्ड टेनिस में, वो अभी तैयार है इनको रिप्लेस करने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो रिप्लेस करेंगे इनको, लेकिन हम ये जरूर मान सकते हैं कि जब ये 3-4 खिलाड़ी फाइनली टूर छोड़ के या खेल छोड़ के जाएंगे, तो अगली पीढ़ी के वो कौन से खिलाड़ी होंगे जिनको आप देखना चाहेंगे जाके, या पैसे देके जिनको आप देखना चाहेंगे जिनका खेल, उनमें मेदवेदेव हैं। और वो लगातार पिछले 2-3 साल से ये प्रूव कर रहे हैं कि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर हैं जिनको देखने लोग जाना चाहते हैं। और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कल कि वो सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, बल्कि उनके अंदर वो एटीट्यूड भी है जो एक चैंपियन के लिए जरूरी होता है। तो ये तो बात थी यूएस ओपन की। बात करते हैं हॉकी की। हॉकी इंडिया का आज से सीनियर महिला राष्ट्रीय कोचिंग शिविर शुरू हो गया है। हॉकी इंडिया ने सीनियर महिला राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के लिए 25 खिलाड़ियों का चयन किया है। इन खिलाड़ियों में टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाली राष्ट्रीय टीम के सदस्य भी शामिल हैं। इन 25 संभावित खिलाड़ियों में गगनदीप कौर, मारियाना कुज्जूर, सुमन देवी थौड़ाम और महिमा चौधरी शामिल हैं, जिन्हें जूनियर से सीनियर कोर ग्रुप में लाया गया है। वहीं अनुभवी खिलाड़ी लिलिमा मिंज, रश्मिता मिंज, ज्योति राजविंदर कौर और मनप्रीत कौर को भी शिविर के लिए बुलाया गया है। उधर सलीमा टेटे, लार रेम सियामी और
टोक्यो ओलंपिक टीम का हिस्सा थी। वे बेंगलुरु के भारतीय खेल प्राधिकरण में उसी परिसर में चल रहे जूनियर भारतीय महिला टीम की राष्ट्रीय कोचिंग शिविर से जुड़ेंगी। तो अब ये अभ्यास आज से शुरू हो रहा है, ये कोचिंग। तो किस तरह से, चूंकि हॉकी की टीम, हालांकि ओलंपिक में अगर हम देखें तो महिला हॉकी में हमने पदक नहीं जीता, लेकिन काफी मोटिवेटेड हैं जिस तरह से उन्होंने वहां तक का सफर तय किया। बिल्कुल, और उस सफर के बारे में बहुत बात हो चुकी है, लगातार पिछले 1.5-2 महीने से हो रही है। अच्छी चीज ये है कि शायद ये पहली टीम है या पहला खेल है देश में जो वापस अपनी ट्रेनिंग की तरफ आया है, क्योंकि अगर हम देखें तो हर खेल में, चाहे वो रेसलिंग हो या एथलेटिक्स हो या हॉकी हो या किसी भी खेल में अगर हम देखें तो, या बैडमिंटन हो, उसमें जब से ओलंपिक्स खत्म हुए हैं उसके बाद से लगातार हम सिर्फ और सिर्फ फेलिसिटेशंस देख रहे हैं। हम सिर्फ खिलाड़ियों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी न किसी प्रोग्राम में देख रहे हैं जो उनका जहां पे या तो उनका सम्मान किया जा रहा है या उनको कोई अवार्ड दिया जा रहा है या वो कहीं पे चीफ गेस्ट हैं। और इन सब के बीच में एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो 2 डायमंड लीग इवेंट्स हो चुके हैं जिसमें सारे बड़े खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है, मेडल जीता है। तो जो खेल जगत है वो ओलंपिक से आगे बढ़ चुका है दुनिया भर में, सिवाय भारत के। और मुझे बहुत समय से ये लग रहा था कि इनको अब वापस गेम पे आ जाना चाहिए था। बहुत ज्यादा हो रहा है ये, और नीरज ने ये चीज अपने एक इंटरव्यू में बोली भी है कि मेरे को प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। तो ये एक अच्छी चीज है कि हॉकी पहला खेल है जो वापस अपनी ट्रेनिंग की तरफ आया, क्योंकि अगला साल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके पास कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, आपके पास एशियन गेम्स होंगे, आपके पास वर्ल्ड कप होगा लड़कियों का, आपके पास एशिया कप होगा, आपके पास अगले करीब 12 से 16 महीने में इतने सारे टूर्नामेंट्स होने वाले हैं कि इनको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। बिल्कुल उत्तरा, लेकिन कुछ वक्त जो था खिलाड़ियों का वो उन्होंने अपने फेलिसिटेशन के लिए उसको दिया है, और उम्मीद करते हैं कि अब दोबारा से सारे खिलाड़ी कमर कस के आगे आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए अपना जो प्रशिक्षण है वो शुरू करेंगे और अपना दमखम दिखाएंगे। बिल्कुल। बात करते हैं क्रिकेट की। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को आईसीसी ने अगस्त महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। महिला क्रिकेट में आयरलैंड की एमी रिचर्डसन ने ये अवार्ड जीता है। जो रूट ने भारत के जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान के शाहिन शाह अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए ये अवार्ड अपने नाम किया। इंग्लैंड के कप्तान ने भारत के खिलाफ सीरीज में 4 टेस्ट मैचों की 7 पारियों में 94.00 की औसत से 564 रन बनाए। उन्होंने पहले 3 टेस्ट मैचों में 3 शतक जमाए। रूट अपने शानदार फॉर्म के बूते जो केन विलियमसन को पीछे छोड़कर आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में भी उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। तो अगर हम देखें तो प्लेयर ऑफ द मंथ बन चुके हैं, और जो रूट ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है पिछले दिनों श्रृंखला में वो वाकई में काबिल तारीफ है। एक बेहतरीन क्रिकेट दिखाया है। बिल्कुल, और शायद एक बहुत बड़ा रोल ये भी था कि इंग्लैंड के बाकी खिलाड़ी उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए हैं। तो जिस तरह का उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उस सीरीज में वो अलग से निकल के आता है। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने जो चौथा टेस्ट हुआ था उसमें बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन ओवरऑल जो उनका परफॉर्मेंस था वो ऐसा नहीं था कि बाकी गेंदबाजों ने कुछ किया ना हो उसमें। तो एक पूरी यूनिट की तरह भारतीय गेंदबाजी ने काम किया था। जबकि जो रूट की अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा था वो पूरी टीम जो है वो उन्हीं के आसपास घूम रही है जिस तरह की इंग्लैंड टीम ने परफॉर्मेंस की थी, और शायद यही वजह है कि वो बाकियों से आगे निकल पाए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरह से जो रूट और आयरलैंड की एमी रिचर्डसन ने ये अवार्ड जीता है, यानी प्लेयर ऑफ द मंथ का। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से बढ़त बना ली है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 4 गेंद में 103 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज कुशल परेरा ने 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 30 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्करम और तबरेज शम्सी ने 3-3 विकेट अपने नाम किए, जबकि ब्रोन फोर्टिन ने 2 और कप्तान केशव महाराज ने 1-1 विकेट अपने नाम लिए। जवाब में मेहमान टीम ने लक्ष्य को 15वें ओवर में 1 विकेट पर 105 रन बनाकर मैच जीत लिया। तो अगर हम देखें, और क्विंटन डिकॉक की बात करना जरूरी है यहाँ पे कि 7 चौकों की मदद से 58 रन बनाकर नाबाद रहे और एक बड़ी उन्होंने पारी खेली। तो
सीरीज में 2-0 से बढ़त दक्षिण अफ्रीका ने बना ली है। बिल्कुल, और हालांकि आईपीएल होने वाला है और जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं वो सब उसमें शिरकत करेंगे और T20 वर्ल्ड कप के लिए शायद बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जहां तक नेशनल टीम्स की बात है, वहां जब ऐसी सीरीज है जो इतनी पास में है, क्योंकि इसके बाद साउथ अफ्रीका को एज ए टीम खेलने का मौका नहीं मिलेगा वर्ल्ड कप से पहले, जहां तक मुझे आइडिया है। तो आपको अपने खिलाड़ियों का, अपने टीम कॉम्बिनेशन को समझने का एक मौका मिलता है ऐसे टूर्नामेंट्स में, क्योंकि इसके बाद जब सारे अलग अलग हो जाएंगे और आईपीएल में अलग अलग फ्रेंचाइजीज के साथ जाके खेलेंगे तो आप इंडिविजुअल फॉर्म तो देख पाओगे वहां पे, लेकिन आप टीम कॉम्बिनेशन समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा, साउथ अफ्रीका के लिए कम से कम बहुत अच्छा है कि आपको एक कॉम्बिनेशन अपने प्लेयर्स का समझने में बहुत मदद मिलेगी वर्ल्ड कप से पहले। और अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का अंतिम और तीसरा मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ रद्द 5वें और अंतिम टेस्ट के नतीजे को लेकर आधिकारिक रूप से आईसीसी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि क्या वैश्विक संस्था जो 5वें टेस्ट पर फैसला करे कि इस पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जब इस पर फैसला आ जाएगा तो जो बीमा राशि है उस पर भी दावा किया जा सकेगा। ये जो 5वां टेस्ट है उसके जो डेट्स थे उन पे जब से सीरीज अनाउंस हुई है तब से लगातार ये बात हो रही थी कि वो किस तरह से हो पाएगा, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच खेला जाता, हम अगर जो भी वजह थी कोविड पॉजिटिव की और जिन वजहों से नहीं हो पाया उसको छोड़ भी दें, तो अगर ये टेस्ट खेला जाता तो वो बहुत हार्ड बबल में खेला जाता और उसके बाद सीधा आईपीएल के लिए सारे खिलाड़ी जाते, उनको सिर्फ 2 दिन का बीच में टाइम मिलता रेस्ट करने के लिए, जो सॉफ्ट क्वारंटीन में चला जाता है, क्योंकि वो बबल टू बबल मूव कर रहे थे। और चाहे कितना भी हम बोलें कि T20 है, आईपीएल है, उसमें ग्लैमर होता है और उसको सीरियस क्रिकेट बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन खिलाड़ियों के शरीर पे उतना ही असर पड़ता है जब आप खेलते हो और जब आप बबल में रहते हो। तो वो किस तरह से मैनेज हो पाएगा, इस पे हमेशा से डाउट रहा था। जो नहीं हो पाया उसकी वजह से आपको वहां पे 6 दिन का क्वारंटीन करना पड़ रहा है, हार्ड क्वारंटीन यूएई में। ये सारी चीजें जो है ये अवॉइड की जा सकती थी अगर थोड़ा सा बोर्ड्स के बीच में तालमेल बेटर होता, लेकिन जिस तरह का पूरा ये साल रहा है और पिछला साल भी रहा है, मेरे ख्याल से जितने भी बोर्ड्स हैं उन्होंने जितनी कोशिश करनी थी वो कर चुके थे और इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता था। पर मेरे हिसाब से जो 5वां टेस्ट है वो अब होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो फिर सिर्फ खाना पूर्ति रह जाती है। अगर उसको इस सीरीज का हिस्सा मान के चलेंगे तो वो उसका वो फील नहीं रह जाता, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी सीरीज खेली गई है, जिस कॉम्पिटिटिव लेवल पे और जितनी एक्साइटिंग क्रिकेट खेली गई है दोनों टीम की तरफ से, उसको आप बिल्कुल अचानक से पॉज करके रीस्टार्ट नहीं कर सकते हो कि चलो एक टेस्ट अगले साल खेलेंगे 6 महीने बाद, उसमें वापस उसी लेवल पे खेलेंगे। वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर वो वन ऑफ होता है तो भी उनको फैसला ये करना पड़ेगा कि सीरीज किसके नाम रहेगी, क्योंकि अब इस वक्त अगर देखा जाए तो सीरीज भारत जीता हुआ है। ये शायद इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आईसीसी के लिए कि सीरीज किसके नाम रहेगी, क्योंकि ईसीबी बहुत आसानी से सीरीज हारने के लिए एग्री नहीं कर पाएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि सीरीज को जीतना या शेयर करने पे दोनों बोर्ड्स किस तरह से एग्री करते हैं। पैसा या बीमा राशि वो सब बाद की बात हो जाती है। जिस तरह की दोनों टीमें हैं और जिस तरह का मैच खेला गया है, मैचेस खेले गए हैं चारों, मुझे लगता है यहाँ पे प्राइड की बात ज्यादा आ जाती है कि सीरीज का नतीजा क्या होगा, कौन सीरीज का विजेता माना जाएगा, और सारी की सारी बात जो है मुझे लगता है उसी पे आके अटकेगी। बिल्कुल, तो देखना होगा कि अब जो अंतिम मैच बचा हुआ है इसके बारे में क्या निर्णय होता है। पूर्व चैंपियन लिवरपूल ने लीड्स यूनाइटेड को 3-0 से हराकर स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह के साथ लीड्स में अपना 100वां प्रीमियर लीग गोल किया। हेनरिक फेबिन्हो और सदियो माने ने 1-1 गोल कर लिवरपूल के लिए एक आसान जीत दर्ज की। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। उत्तरा, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है newsonair.nic.in। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।